गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइनल रिव्यू में। आज हम बात करेंगे 1 जून के करंट अफेयर्स के बारे में। शुरू करते हैं हम आज के सुविचार से। ठीक है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना और अपने दृढ़ संकल्प पे टिके रहना। एक ना एक दिन आपको इसकी जो मेहनत, आपकी मेहनत का रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। ठीक है। बात करेंगे हम आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 जून को बनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, जिसकी थीम है पोषण और स्थिरता में डेयरी की भूमिका। अन्य दिवस है वैश्विक माता पिता दिवस मनाया जाता है आज के दिन, जिसकी थीम है दुनिया भर में माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और प्रतिबद्धता की सराहना। बात करेंगे हम आज के दिन के अन्य दिवसों के बारे में। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, जिसकी थीम है वयम रक्षाम, जिसका मतलब है हम रक्षा करते हैं। 1 मार्च को बनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जिसकी थीम है समानता और समावेशन के माध्यम से अधिकारों का संरक्षण। बात करेंगे हम आज के प्रश्न नंबर 1 के बारे में। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस विदेशी संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है। इसका सही उत्तर है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ठीक है। उत्तराखंड में हरित पर्यटन और जीका की भूमिका। ठीक है। हरित पर्यटन क्या है? राज्य के पर्यावरण को बचाने के लिए और स्थानीय रोजगार में वृद्धि के लिए, ठीक है, हरित पर्यटन लागू किया गया है। बात करेंगे हम जीका की भूमिका। जीका क्या है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, जो कि विकासशील देशों को क्या करता है? पर्यावरण संरक्षण और उसके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण और तकनीकी मदद देता है। ठीक है। बात करेंगे हम इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। ये सुदूरवर्ती जो हिमालयी गांव हैं वहाँ होम स्टे को बढ़ावा देता है और वनों में वनाग्नि को रोकने के लिए स्थानीय जैव विविधता को बचाने के लिए अपना योगदान देता है। ठीक है। प्रोजेक्ट का दायरा क्या है? जो वन के आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या करना? पारंपरिक हस्तशिल्प कला और इको टूरिज्म की ट्रेनिंग देके पहाड़ों से पलायन को रोकना है। ठीक है। बात करेंगे हम आज के प्रश्न नंबर 2 के बारे में। उत्तराखंड के किस जिले में हाल ही में राज्य का सबसे बड़ा हर्बेरियम केंद्र और प्रथम लाइकेन केंद्र खोला गया है? ठीक है। इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में। बात करेंगे हम पिथौरागढ़ हर्बेरियम व जैव पार्क और लाइकेन पार्क के बारे में। ठीक है। जो हर्बेरियम पार्क है ये कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। और जैव पार्क कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। और लाइकेन पार्क भी हमारा पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित। ठीक है। हर्बेरियम का अर्थ क्या है? बात करेंगे हम हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम का मतलब क्या है? जो हमारे औषधि वाले पौधे होते हैं, औषधि गुणों वाले पौधे होते हैं, उनको वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सुखा के, दबा के और विशेष प्रकार की सीट में, ठीक है, लंबे समय तक क्या करना? सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है। पिथौरागढ़ का सामरिक महत्व क्या है? जो पिथौरागढ़ है चीन और नेपाल की सीमा पे लगता है और यहाँ अत्यंत दुर्लभ औषधियां पाई जाती हैं और मूल्यवान वनस्पतियों का प्राकृतिक घर है ये। ठीक है। इसमें मूल्यवान वनस्पतियां क्या है? यहाँ सबसे कीमती कीड़ा जड़ी, जटामासी और अतीश जैसी बहुउपयोगी प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। इस पार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों और अवैध दोहन से बचाना। ठीक है। और किसानों को इन जड़ी बूटियों की खेती की तकनीक सिखाना। बात करेंगे हम हल्द्वानी में लार्जेस्ट जैव पार्क है, ठीक स्थित है। ठीक है। जो कब स्थापित हुआ था? 5 जून 2020 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 18 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है ये। ठीक है। और यहाँ 500 से ज्यादा स्पीसीज है, मतलब 500 से ज्यादा प्रजाति की 500 मोर देन 500 यहाँ क्या है? प्लांट स्पीसीज है। बात करेंगे हम अगले प्रश्न नंबर 3 के बारे में। चारधाम यात्रा 2026 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग ने किस ऐप पोर्टल को अनिवार्य किया है? ठीक है। इसका सही उत्तर है सेफ उत्तराखंड क्यूआर और टूरिज्म केयर ऐप। बात करेंगे हम चारधाम यात्रा सुरक्षा प्रबंधन क्यूआर और ऐप के बारे में। ठीक है। इसमें भौगोलिक संवेदनशीलता, जो चारधाम मार्ग है वो क्या है? अत्यधिक संवेदनशील है। वहाँ सबसे ज्यादा भूस्खलन और बाढ़, अचानक से बाढ़ की समस्या, ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है। जिससे क्या होता है? यात्रियों की रियल टाइम सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उस टाइम पे। ठीक है। अनिवार्यता एवं तकनीक के बारे में हम बात करेंगे। साल 2013 में क्या हुआ था? भीषण केदारनाथ आपदा के बाद प्रशासन ने नए बड़े कदम उठाए हैं। ठीक है। अब क्या है? जो उत्तराखंड पुलिस और पर्यटन विभाग है उनने कौन सा ऐप जारी किया है? सेफ उत्तराखंड क्यूआर और टूरिस्ट केयर ऐप
पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम कार्यप्रणाली और लाभ के बारे में। इसमें क्या है, जो यात्री है इस पोर्टल पर अपना नाम, वाहन और अपने जो हेल्थ रिलेटेड डेटा है उसे भर के एक यूनिक क्यूआर कोड पाते हैं। ठीक है, और जो चेक पोस्ट है वहां पे इस कोड को, क्यूआर कोड को स्कैन करा जाता है, जिससे प्रशासन को क्या होता है, यात्री के बारे में सटीक लोकेशन और उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपातकालीन स्थिति में रेस्क्यू, यात्री को अच्छे से रेस्क्यू किया जा सकता है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 4 के बारे में। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में बाघों का घनत्व पूरे देश में सबसे अधिक दर्ज किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बात करेंगे हम जिम कॉर्बेट पार्क भारत में बाघ का संरक्षण के बारे में। ठीक है, बात करेंगे हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। ये भारत का क्या है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 1973 में यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था, जो कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में देश का सबसे पहला ऐतिहासिक बाघ संरक्षण अभियान था। ठीक है, बात करेंगे हम बाघ का घनत्व। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सर्वाधिक बाघ आबादी का घनत्व देश भर में सबसे प्रथम स्थान पर है। ठीक है, यहाँ प्रमुख चुनौतियां क्या देखने को मिलती है, अनुकूल वन और रामगंगा नदी की उपलब्धता के कारण बाघ यहाँ पे क्या है, सुरक्षित है, परंतु आबादी बढ़ने से मानव वन्य जीव संघर्ष और क्षेत्र की लड़ाई की चुनौतियां हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती हैं। ठीक है, आए दिन। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 5 के बारे में। संगीत, लोक कला और संस्कृति में उत्कृष्ट योगदान के लिए उत्तराखंड की किस वरिष्ठ रंगकर्मी कलाकार को हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है खड़क सिंह वाल्दिया। बात करेंगे हम अमृत पुरस्कार सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के बारे में। अमृत पुरस्कार के नियम क्या हैं? ये प्रदर्शन कला हेतु भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी द्वारा यह सम्मान 75 वर्ष से अधिक आयु के, ठीक है, उन वरिष्ठ कलाकारों को दिया जाता है जिन्हें पहले कभी कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया हो। ठीक है, उत्तराखंड की लोक कलाएं कौन कौन सी हैं? उत्तराखंड में प्रसिद्ध पारंपरिक लोक विधाएं जैसे जगरिया, जो कि देवताओं के आह्वान के लिए गाया जाता है, ठंडिया, चौफला और हुड़का बोल जैसी अनमोल प्राचीन कला शैलियों के संरक्षण पर ये विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक गौरव और प्रतीक। वरिष्ठ रंगकर्मी खड़क सिंह वाल्दिया को क्या दिया गया है? अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय सेना के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। थल सेना कमान कौन है हमारे प्रमुख? उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, सर्वोच्च सैन्य कमान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय थल सेना के 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा हेतु सुरक्षा रणनीति का सर्वोच्च नेतृत्व संभाला है। ठीक है, इनकी जो प्रमुख भूमिका है वो क्या है? इन्होंने एलएसी और एलओसी जैसे संवेदनशील जो सक्रिय इलाके हैं वहाँ लंबे समय तक अपनी सैन्य संचालन को संभाला है। ठीक है, बात करेंगे हम भविष्य की चुनौतियों के बारे में। वर्तमान में सुरक्षा परिदृश्य में चीन के साथ सीमा गतिरोध का समाधान व एकीकृत थिएटर कमान का गठन और थल सेनाओं सैनिकों को अत्याधुनिक ड्रोन व एआई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तकनीकों से लैस करना है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 7 के बारे में। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी लाइट टैंक का नाम क्या है, जिसे चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा? ठीक है, इसका सही उत्तर है जोरावर। बात करेंगे हम स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर के बारे में। जोरावर को मेनली क्या किया गया है? जो अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो जैसे लद्दाख और पूर्वी सिक्किम जैसे जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ जो भारी रूसी टैंक हैं उनको ले जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, तो इसके लिए क्या किया गया है? विशेष रूप से जोरावर को डिजाइन किया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड समय में विकास। डीआरडीओ और भारत की प्रमुख निजी रक्षा निर्माता जो कंपनी है एल&टी द्वारा पूर्णतः यह स्वदेशी तकनीकों से तैयार किया गया है। जो इसका वेट है वो 25 टन है और सबसे कम वजन होने के कारण क्या है, जो इसको आराम से जो सेना है एयरलिफ्ट करना आसान है सेना के द्वारा। ठीक है, आधुनिक तकनीकें। यह टैंक एआई और सुसाइड ड्रोन से लैस है तथा ये अत्यधिक ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले क्षेत्रों में भी अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 8 के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका जो सही उत्तर है वो है 7.6%। ठीक है, ये गलती से थोड़ा सा गलत हो गया था। इसका सही उत्तर है 7.6%।
हम बात करेंगे हम भारत की जीडीपी और आरबीआई के अनुमान के बारे में। ठीक है, आरबीआई के अनुमान से 2025 और 26 की जो विकास दर है वो 7.2% है। ठीक है, कहीं कहीं पे ये डेटा 7.6 और 7.4% भी दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम पिछले साल की विगत वर्ष की वित्त वर्ष की वृद्धि थी, जो कितनी थी? 7.0%। बात करेंगे हम वैश्विक औसत जीडीपी का जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है? 3.2% हुआ है। ठीक है, बात करेंगे हम अगले प्रश्न नंबर 9 के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मौसम और चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी के लिए हाल ही में किस आधुनिक मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, इसका सही इनसेट 3DS। ठीक है, बात करेंगे हम इसरो के इनसेट 3DS मौसम उपग्रह के बारे में। जो भारत है इसकी विशाल समुद्री तटरेखा के कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले विनाशकारी चक्रवातों की ये क्या करता है? सटीक निगरानी करता है। ठीक है, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसरो के द्वारा जो इनसेट 3DS मौसम उपग्रह क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका इनसेट 3D का जो प्रक्षेपण है वो किसके द्वारा किया गया था? GSLV 514 रॉकेट के माध्यम से इसे पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? एडवांस पेलोड्स लगाए गए हैं जो क्या करते हैं? उपग्रह में लगे एडवांस इमेजर और साउंडर वायुमंडल के तापमान और बादलों की स्थिति और नमी का वर्टिकल प्रोफाइल तैयार करते हैं। ठीक है, इसे ट्रैक करके क्या करते हैं? वर्टिकल प्रोफाइल तैयार करते हैं। इससे हमें किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलता है? चक्रवाती तूफान अगर आने वाला है तो कई दिन पहले ही इसकी जो सटीक जानकारी है, चेतावनी है, वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जिससे समय रहते ही जो तटीय क्षेत्र हैं उनको खाली किया जा सकता है और जनधन माल की जो हानि है उसे रोका जा सकता है। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है? ठीक है, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को। बात करेंगे हम राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश का इसमें क्या योगदान है उसके बारे में। उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें सरोवर पुनरुद्धार किया था और हर घर जल व नदी पुनरुद्धार पर फोकस किया था। ठीक है, मंत्रालय द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हर जो उत्तर प्रदेश का हर ग्राम पंचायत है वहाँ तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है और वैज्ञानिक पद्धति से जो भूजल स्तर है उसको सुधारने में बड़ी सफलता हासिल की है। ठीक है, बुंदेलखंड क्या है? यूपी का सबसे सूखाग्रस्त और पथरीला एरिया है। वहां पे विंध्य क्षेत्रों में हर घर जल मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन द्वारा शुद्ध पेयजल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। ठीक है, नीतिगत सुधार छोटी और मृत प्राय हो रही स्थानीय जो नदियां हैं उनको मनरेगा और जन भागीदारी के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है तथा उद्योगों में जल रिसाइकलिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फोकस किया गया है, ये अनिवार्य किया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 के बारे में। हाल ही में 1 जून को वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य मानव जीवन में डेयरी क्षेत्र और पोषण के महत्व को उजागर करना है? इसका सही उत्तर है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, बात करेंगे हम विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। दूध उत्पादन में जो भारत है वो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। ठीक है, जो कि वैश्विक उत्पादन कितना है भारत का? 24% है और संयुक्त राज्य अमेरिका का 12% है, चीन का 7% है और शेष जो देश हैं उनका कितना है? 57% है। ठीक है, श्वेत क्रांति की वो किस जन्मदाता कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को बनाया जाता है डॉक्टर कुरियन जी के जन्मदिन पर। और विश्व का दुग्ध दिवस कब बनाया जाता है? 1 जून को बनाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 12 के बारे में। जून 2026 में होने वाली प्रतिष्ठित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, जहां वैश्विक नेता AI रेगुलेशन और क्लाइमेट चेंज पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं? ठीक है, इसका सही उत्तर है कनाडा। बात करेंगे हम G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? दुनिया के 7 सबसे विकसित लोकतांत्रिक देशों की ये क्या है? अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है? जो वैश्विक चुनौतियां हैं उन पर नीतियां तैयार की जाती हैं। इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? कनाडा कर रहा है। ठीक है, इसका मुख्य एजेंडा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक नियमन और सरकारी नौकरियों पर खतरा तथा डीप फेक की रोकथाम करना है। डीप फेक क्या है? कोई भी AI के थ्रू किसी की नकली वीडियोस वगैरह बना के जो सर्कुलेट की जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? डीप फेक बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या किया गया है? हरित ऊर्जा के लिए विकासशील देशों को वित्तीय मदद देने पर भी चर्चा हो रही है। ठीक है, आउटरीच देश के रूप में भारत को इसमें क्या किया गया है? आमंत्रित किया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 13 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हालिया रिपोर्ट के अनुसार
कौन सा देश जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है? ठीक है, इसका उत्तर है भारत। बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 14 के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सभा ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष को घोषित किया गया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है वर्ष 2025 को। बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान वर्ष के बारे में। ठीक है, सिद्धांतों के 100 वर्ष होने पर क्या बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान वर्ष बनाया गया था 2025 में। ठीक है, वर्ष 1925 में मैक्स बॉर्न और हाइजेन बर्ग और श्रोडिंगर द्वारा आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों की स्थापना को गौरवशाली 100 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष उत्सव बनाया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का संकल्प। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विज्ञान और मानव प्रगति को बढ़ावा देने के लिए इस विशेष वर्ष को वैज्ञानिक वर्ष घोषित किया गया। ठीक है, तकनीकी और क्रांति और राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या है? अपरिवर्तनीय अनुप्रयोग, सुपर कंप्यूटरों से अरबों गुना तेज चलने वाली क्वांटम कंप्यूटिंग, अभेद्य सुरक्षा वाली हैक प्रूफ साइबर प्रणालियों और अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर सटीक दवाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मिशन। भारत सरकार ने इस वैश्विक तकनीक में बढ़त हासिल करने के लिए, ठीक है, 6000 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को क्या किया गया है? सक्रिय करने की योजना बनाई है। ठीक है, बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 15 के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस खतरनाक वायरस के नए वेरिएंट पर नजर रखने और वैश्विक महामारी के खतरे से बचने के लिए कोविनेट लॉन्च किया है? ठीक है, इसका सही उत्तर है कोरोना वायरस। बात करेंगे हम वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा कोविनेट के बारे में। ये कोविनेट क्या है? ठीक है, कोविनेट क्या है? हमारा जो वैश्विक स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक साझा नेटवर्क है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? जो भविष्य में आने वाली कोविड-19 या कोई भी अज्ञात वायरस के खतरे हैं, ठीक है, उनको डिजीज एक्स भी बोला गया है, उनको समय रहते ही निपटाने के लिए ये कोविनेट लाया गया है। ठीक है, बात करेंगे हम इस नेटवर्क के बारे में। जो इसका प्रमुख कार्य है वो क्या है? यह नेटवर्क इंसानों और जानवरों में पाए जाने वाले जो कोरोना वायरस की फैमिली से रिलेटेड या कोरोना वायरस में कोई भी म्यूटेशन वगैरह है उसके खतरे के इसके जो वेरिएंट है उनका क्या करता है? 24 घंटे कड़ी निगरानी करता है। ठीक है, किसके जरिए? जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जरिए। ठीक है, इस वायरस को पहचान कर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या की जाती है? चेतावनी जारी की जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? वैक्सीन और दवा निर्माता पहले से ही तैयार हो सकेंगे। बात करेंगे हम कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। OSI, जिसे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन भी बोलते हैं, मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर कार्य नहीं करता है? इसका उत्तर है TCP। TCP मुख्य रूप से क्या करता है? डेटा संचार को संभालता है। ठीक है, जबकि जो अन्य 3 एप्लीकेशन हैं वो क्या करती हैं? प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, बात करेंगे हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के साथ की गई थी? ठीक है, इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।